आइए इंडियन जीके में पढ़ते हैं भारत में परिवहन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। भारतीय सड़क का विश्व में स्थान है दूसरा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है तथा जो 11 राज्यों तक फैला है। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय सड़क विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर में है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है तथा जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है, जो 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ओके। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, जो पोरबंदर से सिलचर 7 राज्यों तक फैला है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH-27, जो पोरबंदर से सिलचर तक है, जो 7 राज्यों तक विस्तार है जिसका। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? झांसी को। राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा झांसी को। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548 है एवं NH-118 है, जो 5 किलोमीटर में है। NH-548 महाराष्ट्र में है और NH-118 झारखंड में है। फिर से देख लीजिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548 और NH-118 है। NH-548 महाराष्ट्र में है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, और NH-118 झारखंड में है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग पुराना NH-A पर स्थित है। पुराना NH-1 और NH-2 को ग्रांड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से अमृत तक कहा जाता है। पुराना NH-1 और NH-2 को संयुक्त रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कोलकाता से अमृतसर तक गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर रोडों का विस्तार किया गया है, जिनमें 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ती हैं, जिसकी आधारशिला 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है। कौन कौन से? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को। इसकी आधारशिला 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लखनऊ से गाजीपुर तक की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ से गाजीपुर तक। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई का महाराष्ट्र में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रयागराज से नैनी के बीच। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1953 में। वियतनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। कोची नेंदू बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा। तो कोच्चि हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में कितने छोटे हैं? बड़े हैं 13 और छोटे 200 बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। सबसे बड़ा मुंबई, सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर। देश का सबसे छोटा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। देश का सबसे छोटा बंदरगाह विशाखापट्टनम भी है। मुंबई स्थित न्हावा शेवा, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसका नाम नेहवा सेवा बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिसका पूर्व नाम कांडला गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिसका पूर्व का नाम कांडला है, गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात का है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर, चेन्नई में स्थित है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज है जिसका पुराना नाम एन्नौर है और जो चेन्नई में स्थित है। B.O. चिदम्बनार तमिलनाडु में एक मत्स्य बंदरगाह है जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन है। B.A. चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित मत्स्य बंदरगाह है जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन है। मरमा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ से? उड़ीसा राज्य में। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। आइए, भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, यानी तीनों सेनाओं की मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीधी सी बात। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। थल सेना को कितने कमांडो बांटा गया? 7 कमांडो में। दक्षिणी पुणे में है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में। मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ में। दक्षिण पश्चिम कमांड का जयपुर में तथा प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला में है। ये आपके 7 कमांड थल सेना के हो गए जिनके मुख्यालय सहित। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति K.M. करियप्पा थे। भारत के थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जिसे थल सेनापति कहते हैं K.M. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की प्रथम सेना विश्व की चौथी सेना है। भारत की थल सेना जो है क्या है? विश्व की चौथी सेना है। और वायुसेना विश्व की 5वीं और नौसेना विश्व की 7वीं बड़ी सेना है। यानी थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं और नौसेना विश्व की 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला में है। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में है। भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। इसमें कई सारे क्वेश्चन हो गए। पहला पूछा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी एनडीए एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला में। वायुसेना एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। और तथा इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोचीन में। क्लियर। नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय चेन्नई में। दक्षिणी कमांड कहाँ है? चेन्नई, कोच्चि में। दक्षिणी कमांड कहाँ है? कोच्चि में। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में है। तो भारतीय नौसेना के 3 कमांड हैं। दक्षिणी कमांड कोच्चि में, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में और पश्चिमी कमांड मुंबई में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल R.D. कटारी था। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वाइस एडमिरल R.D. कटारी। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी जो 7 कमांडों में बटा है। 7 कमांड आपको ऊपर बता दिए गए। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी जो 7 कमांडों में बटा है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हस्ट था। प्रथम एयर चीफ एयर थॉमस एम हस्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट, वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम तथा नौसेना का है शं नो वरुणम। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम तथा नौसेना का ध्येय वाक्य है शं नो वरुणम। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र।
जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे 1947 में। प्रथम सोमनाथ परमवीर चक्र किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ को। कब? 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बना पहला पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? INS साल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 बनाया गया, जिसका नाम पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र क्या है? नाग है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मरीन था। तो भारतीय वायुसेना का पहले नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सब पहले नाम था रॉयल इंडियन मरीन। दोस्तों, जीके कवर करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्थापित किया था? 1770 में। तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्थापना जिसकी हुई थी 1770 में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। तो सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। और अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापना की गई, जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 की अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। तो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। क्लियर? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। फिर प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थे KG उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? 1931 में। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम राष्ट्रीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। 1 जुलाई 1955 को ही इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 4 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी सीमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14, 4 नहीं 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया। 1980 में दूसरी बार 6 अन्य बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 2 बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुति हजारी समिति ने की थी। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुति यानी सिफारिश हजारी समिति ने की थी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में। और उसकी सिफारिश किसने की थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए? हजारी समिति ने। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे RBI गवर्नर? LK झा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये 1994 नहीं है, ये 1964 है। क्या है? 1964। 2 अप्रैल 1964 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया है। तो 2 अप्रैल 1964 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदल करके 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया है, यानी UTI का ही नाम एक्सिस बैंक है। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और सर्वाधिक विदेश में भी शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में UK की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? ब्रिटेन में। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं, अभी बताया जस्ट। देश की प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2012 को मुंबई में की गई थी। 19 नवंबर 2013 को। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ किया गया था। तो देश का प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में किया गया था। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपारा समिति थी। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति का क्या नाम है? गोईपारा समिति। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? US 64। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? US 64। भारत में संचार व्यवस्था। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो भारत में रेलवे की स्थापना 1927 में हुई थी। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ। बाद में सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में आरंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में आरंभ हुई थी। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ था। पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? कराची में 1852 में, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुआ था। मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1880 में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। पिन कोड का प्रारंभ 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुआ था। पिन कोड का प्रारंभ 15 अगस्त 1972 को हुआ था। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? 1986 में। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1884 में हुआ था।
रेल डाक सेवा 1863 में आरंभ की गई थी। रेल डाक सेवा कब आरंभ की गई थी? 1863 में। रेल डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? 1863 में। रेल डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? 1863 में। रेल डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? 1863 में। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया गया था कोलकाता में। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच स्थापित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ भारत में 1881-82 में कोलकाता में हुआ था। टेलीफोन सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1881-82 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। प्रथम दूरदर्शन प्रथम उद्घोषिका यानी प्रथम दूरदर्शन वाचिका का क्या नाम था? प्रतिमापुरी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 1997 में। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 1997 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कोलकाता से प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 को। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसका प्रकाशन 1780 में कोलकाता से हुआ था। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स हिक्की। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल शुक्ल थे। तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? उद्दंड मार्तंड। ठीक है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम था उद्दंड मार्तंड। प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया था। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में हुई थी। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में हुई थी। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। तो दूरदर्शन में राष्ट्रीय प्रसारण कब हुआ? 1982 में। डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 16 दिसंबर 2004 को। DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को। भारत संचार निगम BSNL का आरंभ अक्टूबर 2000 में हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। MTNL महानगर टेलीफॉर्म निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत भी 1995 में हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का आरंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर से लखनऊ के मध्य हुआ था। भारत में प्रथम STD सेवा की शुरुआत 26 नवंबर 1960 को कानपुर से लखनऊ के मध्य हुआ था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को उपलब्ध हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? 20 जनवरी 2011 को। 1911 नहीं, 2011। जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 को ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा जी द्वारा सांची झारखंड में हुई थी, स्वर्णरेखा नदी घाटी के किनारे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी। तत्कालीन
मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूछा जाता है किसके सहयोग से की गई थी, तो की गई थी सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में की गई थी। किसके सहयोग से, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जिसका वर्तमान नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में है, की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, की स्थापना 1956 में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, ब्रिटेन के सहयोग से। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 में की गई थी। तो भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड में बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। भारत की सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता के समीप फोर्ट क्लास्टर में। कब स्थापित किया गया था, 1818 में। तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, 1818 में। कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता के समीप फोर्ट क्लास्टर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1973 को। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था। तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, मद्रास में 1904 में, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ था, सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू किया गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापना की गई थी। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में आरंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र, जिसे कपड़ा उद्योग कहते हैं। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में जूट का पहला कारखाना कब स्थापित किया, 1855 में। कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता के रिसरा में। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ढाका में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को। भारत हाईवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में की गई थी। भारत हाईवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की स्थापना कब की गई थी, 1964 में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस की निगम की स्थापना ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा है, सिंदरी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा, सिंदरी। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए। आइए फिल्म जगत में। प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय फिल्म जो मूक फिल्म थी कब बनी, 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का क्या नाम था, आलामारा, कब बनी, 1931 में। तो प्रथम भारतीय फिल्म का क्या नाम था, आलामारा, कब बनाई गई थी, 1931 में, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। निर्माता अर्देशियर ईरानी थे।
भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब किया गया था? तो भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। तो भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम था? नूरजहां। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम था? नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला कौन थी? फातिमा बेगम। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला का क्या नाम था? फातिमा बेगम। इनका पुराना नाम था बुलबुल एक परिस्तान, 1926। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म का नाम क्या था? तुकाराम। और रजत जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कपाल कुंडला थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली तुकाराम और रजत जयंती मनाने पहली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कब बनी थी? 1959 में। क्या नाम था? गुरुदत्त की कागज की फूल। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी थी। क्या नाम था? गुरुदत्त की कागज की फूल। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म का क्या नाम था? शोले। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म का नाम क्या था? शोले। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन का क्या नाम था? दादा साहब फाल्के। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन का क्या नाम था? दादा साहब फाल्के। श्री धुंधुराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? गोविंद फाल्के को। 1922 में पहली बार कहाँ मनोरंजन कर लगाया गया था? 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था। कितना परसेंट? 12.5%। तो 1922 में पहली बार बंगाल में मनोरंजन कर सरकार के द्वारा लगाया गया था, बंगाल सरकार द्वारा। कब लगाया गया था? कब कितना लगाया गया था? 12.5%। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 को हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? 24 जनवरी 1952 को। भारत में प्रथम सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? सत्यजीत राय। कब भारत रत्न सत्यजीत राय को दिया गया? 1992 में। तो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1992 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म का क्या नाम था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब। कब बनी थी? 1954 में। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब, 1954। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? तो गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशन का गौरव किसे प्राप्त है? फिरोज शाह मिश्री को। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला अभिनेत्री का क्या नाम है? नरगिस दत्त। वास्तविक नाम फातिमा रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरुआत हुई? 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी रोरी। कब? 1969 में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी रोरी थी। कब दिया गया? 1969 में। तथा प्रथम गीतकार मजरूल सुल्तानपुरी थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार कौन थे? मजरूल सुल्तानपुरी। प्रथम महिला अभिनेत्री थी देविका रानी रोरी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। तो फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम था? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। किस फिल्म के लिए दिया गया था? फिल्म गांधी के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम था? भानु अथैया। किस फिल्म के लिए दिया गया था? गांधी फिल्म के लिए। फिल्म टाइटैनिक ने किस वर्ष में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? 1997 में। फिल्म टाइटैनिक ने किस वर्ष 11 पुरस्कार जीते थे? 1997 में। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक थे श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशन रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी जी की भूमिका
बेन किंसले ने निभाई थी इस फिल्म में। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? 1968 में। तो शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1968 में। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस रिपोर्ट के आधारित थी? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थी। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1986 में। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1986 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन किया था। दूसरी शिक्षा नीति में क्वेश्चन पूछा था, दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में। किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1987-88 में। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। तो 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। तो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। किसके समय में? राजीव गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय में। दूसरी आई 1986 में। उसमें कोठारी आयोग की संस्तुति पर पहली शिक्षा नीति आई थी। दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में। तीसरी शिक्षा नीति आई 2020 में। कितने वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद। किस सरकार लाई? भाजपा की, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा फार्मूला लागू किया गया? तो नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल प्रणाली आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके दिया शिक्षा मंत्रालय, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब की गई थी? 1835 में। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले के। 1854 में चार्ल्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स डिस्पैच को। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। सैडलर आयोग कब आया? 1917 में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में करचन के समय में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में। किसके समय में? लॉर्ड करचन के समय में। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद है। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद है, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। UGC की। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च
एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। पहली वन नीति भी 1988 में आई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भी 1988 में हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में की गई थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कब की गई थी? 1921 में। देश का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर है। देश का पहला आईआईटी संस्थान कौन था? आईआईटी खड़गपुर। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? रुड़की में। कब? 1847 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रख्यात रसायनविद अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल ने कब डायनामाइट का आविष्कार किया था? 1867 में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1867 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरण कब किया जाता है? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। प्रतिवर्ष कब वितरण किया जाता है? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम के स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के बैंक स्वीरेज रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था। 1969 में पहली बार रांगर फ्रिस नॉर्वे और जैन टिनबर्जेन हॉलैंड को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1998 में। किस लिए मिला? अर्थशास्त्र के लिए, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 में। किस लिए? कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल प्रदान करता है। तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर किस लिए प्रदान करती है? साहित्य के लिए। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब देता है? बैंक ऑफ स्वीडन। और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देता है नॉर्वे की संसद। कोरिंस्का जीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन। कोरिंस्का जीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी गीतांजलि के लिए दिया गया था। 1912 दिखाता है, कहीं 13 को 12-13। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। किस लिए मिला था? शांति के लिए। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थी मदर टेरेसा। कब मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1979 में। किस लिए दिया गया था? शांति के लिए।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन था? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। विज्ञान में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सीवी रमन 1930 में। तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया गया था, कब दिया गया था? 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? मैडम क्यूरी। कब दिया गया? 1903 में। किस लिए दिया गया? रेडियो सक्रियता के खोज के लिए। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। कब दिया गया? 1903 में। किस लिए? रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तक केवल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? 2 व्यक्तियों को। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब यह नियम बना दिया गया? मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? 1974 में। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला का नाम था मलाला यूसुफजई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ का नाम संयुक्त राष्ट्र किसने दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूएनओ में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है, जिसका 193वां देश सूडान है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसकी 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर में कितने अधिनियम हैं? ये इसमें कुल 11 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। यूएनओ अधिकृत 6 भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी में अंग्रेजी एवं स्पेनिश में भाषाएं सरकारी भाषाएं हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। इनमें से अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। तो यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ की कार्यपालिका की सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। अब तक भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है इसका। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग रूस ने किया है। तो वीटो का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? रूस ने।
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, ये सभी सुरक्षा पर मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में और महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 को हुई थी। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड वर्मा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव कौन बने? एंटोनियो गुतेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? हेग में, नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने स्थायी न्यायाधीश हैं? 15 और उनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी पंडित। कब बनी थी? 1953 में। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम था? एस सुब्बालक्ष्मी। कब दिया था? 1966 में। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एस सुब्बालक्ष्मी। कब दिया था? 1966 में। भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। की शुरुआत कब हुई थी? 4 अगस्त 1956 को। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा। कब स्थापित किया गया था? 4 अगस्त 1956 को। भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को कहाँ से हुआ था? पोखरण, राजस्थान में। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत रूस के कॉस्मोड्रोम से। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट? सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपित यान से। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम है इनसैट 2A। कब प्रक्षेपित किया गया था? जुलाई 1992 को। तो स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? इनसैट 2A। कब प्रक्षेपित किया गया था? 1992 को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। भाभा परमाणु रिसर्च अनुसंधान केंद्र की कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई में,
जिसका पूर्ण नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलपक्कम, चेन्नई में। यह इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम, चेन्नई में। कब हुई थी स्थापना? 1971 में। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी? H.C. यूरे ने 1932 में। यानी भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे एवं वासवर्न ने। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? तो भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल, पंजाब में 1962 में हुई थी। तो भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ हुआ था? नांगल, पंजाब में। कब हुआ था? 1962 में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1987 में, दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? चूखा वांगचू। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा किस नदी पर निर्मित है? वांगचू नदी पर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। कहाँ हुआ था? मुंबई, महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में। कहाँ पर है? रावतभाटा, राजस्थान में। तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ है? रावतभाटा। कब हुई थी स्थापना? 1972 में। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र की निर्माण 1951 में। कहाँ पर है? नरौरा परमाणु विद्युत गृह निर्माण 1991 में। कहाँ? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। तो नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में। स्थापना रावतभाटा की 1972 में। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? सूरत, गुजरात में। कब स्थापना हुई थी? 1992 में। तो काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ था? 1993 में। 92 में नहीं, सॉरी। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना 1993 में। कहाँ हुई थी? सूरत, गुजरात में। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। पंचवर्षीय योजनाएं। भारतीय पंचवर्षीय योजना, एक में पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा मॉडल लाया जाएगा। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना किससे प्रेरित है? रूस देश थे। भारत में पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? रूस से। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पहली योजना 1951-56 किस मॉडल पर आधारित है? हैराल्ड-डोमर मॉडल पर। पहली योजना 1951 से 56 है। किस मॉडल पर आधारित है? हैराल्ड-डोमर मॉडल पर। पहली योजना में किस क्षेत्र पे बल दिया गया था? कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना किसके मॉडल पर आधारित है? पीसी महाबलोलिस मॉडल पर। दूसरी योजना में किस क्षेत्र पर योगदान दिया गया था? भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? दूसरी योजना का कार्यकाल 1956 से 61 के दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। तीसरी योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? सैंडी, चक्रवर्ती और महाबलोलिस मॉडल पर। तीसरी योजना किस पर आधारित थी? सैंडी, चक्रवर्ती और महाबलोलिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भयंकर सूखा। वार्षिक योजनाएं को योजना अवकाश के दौरान, वार्षिक योजनाएं कब चलाई गई? योजना अवकाश के दौरान 1966 से 69 के दौरान।
हरित क्रांति आरंभ हुआ था। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गाडगिल योजना यानी सुरक्षा पर बल भी दिया जाता है। पांचवी योजना कब शुरू हुई? 74 से 78। पांचवी योजना का मॉडल आधारित है डीपी धर ने तैयार किया था। पांचवी योजना 1974 से 78 का कार्यकाल, इसका मॉडल किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। एक वर्ष पहले 1978 में समाप्त हो गई थी। कौन सी योजना एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी? पांचवी योजना। कब से कब तक था पांचवी योजना का? 1974 से 78। किस मॉडल पर आधारित थी पांचवी योजना? डीपी धर। पांचवी योजना में कौन सा नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? पांचवी योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना चलाई गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक कौन थे? डॉक्टर गुरनार मिल्टर एवं प्रणेता रैगनर फ्रिश। IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। सातवीं योजना की अवधि क्या थी? 80 से 85। सातवीं योजना की अवधि क्या थी? सातवीं योजना की अवधि क्या थी? सातवीं योजना की अवधि 85 से 90 थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 28 अप्रैल 1989 को और इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 85-86 में। सातवीं योजना कार्यकाल में ही ये दोनों योजनाएं हुई थी। आठवीं योजना 1992-97 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। आठवीं योजना का कार्यकाल क्या था? 92 से 97। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चलाई गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ आठवीं योजना में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में की गई थी आठवीं योजना में। नवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 7 थी। 11वीं अब तक की सबसे सफल योजना थी और असफल योजना थी तीसरी। 11वीं योजना की अवधि 7 से 12 है। 12वीं योजना की अवधि 12 से 17 है। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।